अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। और नाज़रीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हैं फारूक हमीद खान साहब। एनालिस्ट हैं और बड़ा ज़बरदस्त तज़किया देते हैं, अपना व्लॉग भी करते हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से बहुत अच्छी तरह बाखबर हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत शुक्रिया आसिफ सिद्दीकी साहब सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। फारूक साहब, पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो घंटों में चेंज हो रही होती है। हम जो है देखते हैं कि जो खबरों का सिलसिला है वो बड़ी तेजी से पाकिस्तान में जो है तब्दील हो रहा होता है। व्लॉगर्स जो हैं वो पहले एक दिन में एक बनाते थे, फिर दो बनाने लगे और अब शायद 4 से 6 व्लॉग बनाते हैं एक दिन के अंदर। और कुछ व्लॉगर्स पैसे भी बहुत बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो इस वक्त जो है पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, हमने व्हाइट हाउस पे भी देखा ब्रीफिंग के दौरान, कांग्रेसमैन और सेनेटर्स जो है अब पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बात कर रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप क्या देखते हैं? जो इलेक्शन का इशू है वो बड़ा जोर पकड़ता जा रहा है और इमरान खान साहब जो हैं वो बजिद हैं कि 14 मई को इलेक्शन हो। लेकिन हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा पीछे हटती हुई नजर आई और इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त जो है उनके तबीयत थोड़ी सी खराब हुई है और वो दोबारा रेस्ट पे चले गए हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन आप इस नजर में आज के दिन कैसा देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर। बात यह है कि इस वक्त ओवरऑल सूरत हाल पाकिस्तान में मैं समझता हूँ मायूस कुन है, लोग परेशान हैं और लोग अपसेट हैं और थोड़ा सा एक डिप्रेशन का माहौल भी है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक उम्मीद की किरण थी कि पीडीएम और पीटीआई के दरमियान जो फाइनली ये बातचीत शुरू हुई है और एक टेबल पे ये बैठे हैं। कितने महीनों से हम पाकिस्तान में कोशिश कर रहे थे, प्रेसिडेंट साहब कोशिश कर रहे थे इनको इकट्ठा बिठाएं और आपस में इनका कोई कंसेंसस हो जाए, बजाय ये कि एक दूसरे के ये गले पड़े हुए जिस तरह। और खासकर इलेक्शन के हवाले से कुछ खुशरूबी के साथ, कंसेंसस के साथ मामला हल हो जाए। लेकिन वो प्रेसिडेंट अलवी साहब नाकाम हो गए और लेकिन मीडिया का प्रेशर तो था। हुआ ये कि फिर मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। जब सियासतदान फेल होते हैं तो फिर आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट और के बाद तो फिर और अगर हम मिलिट्री इदारे को आउट कर दें तो फिर चीफ जस्टिस साहब भी रह जाते हैं। तो उन्होंने, मैं समझता एक बड़ी एक सिंसियर उन्होंने कोशिश की। पहले डेट प्रेसिडेंट साहब को कहा कि आप डेट दें अपना ये पंजाब के लिए, और केपी की डेट भी दी गई। ये तमाम जो सारा कुछ माजी में हुआ, लेकिन सामने बात ये आई है कि ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ना ये हुकूमत और ना पीडीएम ये इलेक्शन चाहते ही नहीं। और उन्होंने हर किस्म का वो जो है डिलेइंग टैक्टिक्स जो आप कहें अंग्रेजी में, वो उन्होंने इस्तेमाल किए किस तरह मामला आगे चले। और मैं समझता हूँ काफी हद तक वो कामयाब हो गए हैं कि 14 मई की इलेक्शन जो है, डेट इज राउंड द कॉर्नर। ना इलेक्शन कमीशन को 1.5 महीने से पैसे मिले, सुप्रीम कोर्ट के बावजूद ना सिक्योरिटी प्लान बन सका है। तो इलेक्शन कमीशन के का भी हमें नजर आता है कि उनकी कहीं पे बिल्कुल मेलाफाइड जो है उनका वो बदनीयती नजर आती है, सिंसेरिटी नहीं है। हालांकि उनका तो काम ही इलेक्शन कराना है, लेकिन लगता है वो भी इस किस्म की गवर्नमेंट की सपोर्ट में वो सियासत में पड़ गए हैं। सो कहने फारूक का साहब, मतलब ये है कि जी फारूक साहब, सॉरी कलामी की माफी। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने तो बाकायदा अब कह दिया है कि जनाब हम नहीं करा सकते, और आप अगर इंटरफेयर वो इलीगल है या आइन के खिलाफ है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखें जी, इलेक्शन कमीशन को जो इस किस्म की जो सपोर्ट मिल रही है वो पार्लियामेंट से मिल रही है। पार्लियामेंट, और वो भी पार्लियामेंट जो कि सिर्फ 60% मुकम्मल है, बाकी तो मुकम्मल ही नहीं है। ये तो अधूरी पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट में जिस किस्म की गोलाबारी हुई है, जिस किस्म की महाजराई हुई है, जिस किस्म का टकराव हुआ सुप्रीम कोर्ट के साथ, उसी से तो शाय मिली है इलेक्शन कमीशन को। तो उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट अड़ गई है, गवर्नमेंट अड़ गई है, तो फिर हम भी अड़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को हमें फिजिकली आके तो नहीं मार सकता ना, पकड़ तो नहीं सकता, उनके पास कोई बंदूकें तो नहीं है। तो लिहाजा वो भी अपना अड़ गए हैं साथ। अच्छा। और हर तरफ से सुप्रीम कोर्ट पे हमले हो रहे हैं। और बिल्कुल। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को, आला अदलिया को इस तरीके से
बदनाम किया जाए, उसको क्रिटिसाइज किया जाए, उनके कॉन्डक्ट को वायलेशन ऑफ आर्टिकल 68 के नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर उनका नाम लेकर उनके कॉन्डक्ट को डिस्कस किया जाए, क्रिटिसाइज किया जाए और उनके खिलाफ रेजोल्यूशन पास की जाए, ये तो कभी पाकिस्तान में हुआ ही नहीं है। और उनके टोटल सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उनको फ्लाउट किया गया है, उनको डिफाई किया गया है। तो देखें ये तो पाकिस्तान में 90 में हमें याद है, ठीक है, सज्जाद अली शाह साहब जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के तो उस वक्त पीएमएल ने हमले किए तब वो हमें मालूम है। लेकिन ये हालिया दौर में जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद ये जो नई जमहूरियत प्रोसेस दोबारा पाकिस्तान में शुरू हुआ है, सो कॉल्ड है, जो भी आपके लूली लंगड़ी जमहूरियत, लेकिन कभी हमने ये नहीं सुना कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के साथ हमले हों। साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस से उन्होंने 3-4 पीएमएल के लीडर्स को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दिया था, अगर आपको याद हो, बड़ी सख्ती से वो आए थे। तो अब तो इस सूरत हाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट अगर बैक ऑफ करता है या सुप्रीम कोर्ट अपने कमजोरी दिखाता है तो ये तो आने वाली जनरेशन जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट को और हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को अच्छे अल्फाज से याद नहीं करेंगे अच्छा, कि फारूक जनाब ये साहब, प्रेशर में ये बकल अप कर गए। पाकिस्तान की किस्मत ऐसी है कि अभी तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आए हैं और रिटायर होने के बाद उनको किसी अच्छे नाम से याद नहीं किया गया, सवाए एक दो के। तो ये भी पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है कि और यही हाल आर्मी चीफ के हवाले से रहा है। तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल शॉर्ट मुझे आंसर दीजिएगा इसका कि आप इलेक्शन कब देख रहे हैं पाकिस्तान में? मैं तो इलेक्शन होते अब नहीं देख रहा, क्योंकि 14 मई तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये जो अक्टूबर की जो बात है, जो पहले कुछ छेड़ी थी इन्होंने पीडीएम वालों ने, मेरा नहीं ख्याल है कि वो अक्टूबर में भी इलेक्शन होंगे। बल्कि मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि इन हालात में दिन ब दिन हमारी मईशत और गिर रही है। सियासी तौर पर वो ज्यादा गैर मुस्तहकम हो रहे हैं। आईएमएफ का जो एग्रीमेंट है वो तो गॉन विद द विंड हो गया। उसके बाद एफबीआई के रेवेन्यू कलेक्शन में बड़ा शॉर्टफॉल आ गया। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि जनाब, और हकीकत भी है कि महंगाई जो है श्रीलंका से बढ़ गई है। तो मुझे आप ये बताएं कि इन हालात में तो ये सस्टेन नहीं कर सकते, कब तक हम ये करेंगे? सो मेरा ख्याल ये है कि अब सीरियस सोच विचार होनी चाहिए कि पाकिस्तान को अगर हमने दलदल से निकालना है, पाकिस्तान को रिकवर करना है, तो फिर गालिबन इलेक्शन तो नहीं होने लगे, ये तो मुझे नजर नहीं आ रहा। फिर कोई सूरत हाल निकलनी चाहिए कि लगा दे इमरजेंसी पाकिस्तान में और बना दे एक नेशनल गवर्नमेंट पाकिस्तान में, ताकि कुछ ऐसे लोग आए जो कि ये सियासी लड़ाई, सियासी मार कुटाई, ये एक एक शख्स के ऊपर, साबिक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर 150 केसेस लेकिन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। फारूक साहब, तो जिस फैसले पे आए नहीं। पाकिस्तान की तारीख में मोइन कुरैशी भी एक दफा वजीर आजम बन के आए थे, वो भी इम्पोर्टेड वजीर आजम थे। तो इस तरह की जो हुकूमतें आती हैं वो भी मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर वो काम कर सकेंगी जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो एक इलेक्शन करके जो आए टीम वो कर सके। चले हम इससे आगे चलते हैं, थोड़ा नहीं, मैं कश्मीर एक के हवाले इम्पोर्टेंट बात कह दूं, मैं इम्पोर्टेंट बात कह दूं। जी जी आइडियली जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हम सब कह रहे हैं, पूरा मुल्क चाहता है कि इलेक्शन हो ताकि एक मैंडेट के साथ गवर्नमेंट आए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और वही गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी होगी। वो तो कोई बिल्कुल। शक वाली बात नहीं। लेकिन अब ये लोग आगे हैं जो मजामत कर रहे हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो एक किस्म की पीडीएम की सब्सिडरीज हैं, ठीक है ना जी, उन्होंने इनको नॉमिनेट किया हुआ पंजाब और केपी में। तो अगर ये हालात स्टेबलाइज नहीं हो रहे तो फिर कोई ना कोई आउट ऑफ बॉक्स काम तो होना पड़ेगा। और जहां तक मोइन कुरैशी साहब की आपने बात की, बिल्कुल वो आए थे द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन 3 महीने के लिए। और मुझे आज भी उनकी पहली तकरीर याद है मोइन कुरैशी साहब की, जब अमेरिका से आए, कि मेरा मकसद एक ही है, इलेक्शन कराना और पाकिस्तान की इकोनॉमी को 3 महीने में टर्न अराउंड करना। किधर ये 3 महीने में इकोनॉमी टर्न अराउंड होती है? तो ये अभी से अगर कोई नेशनल गवर्नमेंट बनती है जिसमें वाकई लोग आते हैं, सिंसियर लोग आते हैं कि जनाब अब हमने सियासत नहीं करनी है, ये हमारा अपना टाइम है, हमने केसेस में जाया नहीं करना जो हमने केसेस बना रहे हैं अपने सियासी दुश्मनी में, और हम सिर्फ इकोनॉमी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हालात को नॉर्मलाइज करेंगे। गुड, मैं कहता हूँ हो जाए, मैं तो उसके लिए भी तैयार हूँ। बिलीव में लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि यार इस हालात से तो हमारी जान छूटे ना। चले, अच्छा ये बताएं कि अभी हालिया जो लास्ट वीक गुजरा उसमें हामिद मीर साहब का एक प्रोग्राम जो था वो बड़ा कंट्रोवर्शियल बना और एक ऑफ द रिकॉर्ड बात जो है वो मंजर आम पे लेकर आए, जिस पे बहुत सारे जर्नलिस्टों ने अपना कहीं गुस्सा भी दिखाया और कहीं जो है अपनी राय भी दी कि ये गलत अमल है। लेकिन इंटरनेशनली हमने देखा कि उसका मजाक इंडिया के अंदर बड़ा बना कि पाकिस्तान जो है
اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انڈیا سے جنگ لڑ سکے، اور یہ بات ایک آرمی چیف نے 25 جرنلسٹوں کے سامنے قبول کی۔ کیا کہیں گے؟ کیا یہ آف دا ریکارڈ بات، اچھا اس پہ کچھ جرنلسٹ ایسے ہیں جو اس میں شامل تھے، اور انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی، کیا کمنٹ کریں گے اس پہ؟ کیونکہ آپ کا دیکھیں جی، تعلق فورس سے ہے، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک آرمی چیف جو ہے وہ پاکستان کے لیے کتنا ایک بڑی رسپانسبل جاب ہوتی ہے، اور ہر جگہ اسپیشلی پاکستان کے اندر جو ہے آرمی چیف کو جو ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو ایک اعلیٰ جو ہے نظر سے دیکھتا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پہلی بات ہے کہ حامد میر صاحب جو ہے نا، ان کا ایک بڑا کنٹروورشل پاسٹ ہے، اور ہمیشہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات میں بڑے اپس اینڈ ڈاؤن آئے ہیں۔ اب اس میں تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلی گورنمنٹ میں تو مجھے یاد ہے جب انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو نام لکھے، ان پہ تہمت لگائی وغیرہ کوشش کی، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کئی مہینے وہ آف ایئر رہے تھے، اور کالم شالم لکھتے تھے، یہ وہ بڑی آفینسو قسم کے کالم انہوں نے لکھے مختلف باہر کے اخباروں میں۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ حامد میر صاحب جو ہیں نے ان کے موٹیویشن، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اس وقت ایک اینٹی باجوہ ویو جو ہے، میں جنرل باجوہ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو پچھلے ایک ہفتے سے ایک اینٹی باجوہ ویو پاکستان میں چل رہی ہے، اور خاص کر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، پی ایم ایل این کی طرف سے اسپیشلی زیادہ، ان کی پتہ نہیں وہ کیوں، جنرل باجوہ نے اگر اسے وعدے کیے تھے اور پورے نہیں کیے، تو وہ اس کیوں اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ حامد میر صاحب نے وہ جو بات کی ہو، اس کی ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تو یہ ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیں جی، جنرل باجوہ جو ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ کوئی بھی آرمی چیف کے منہ سے کوئی ایک لفظ بھی نکلتا ہے، پوری دنیا، خاص کر پاکستان کے حوالے سے پوری دنیا میں اس کی امپلیکیشن ہوتی ہے۔ سب بڑے وار، جتنے ہمارے فورن ایمبیسڈر جو بڑی کنٹریز کے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ آرمی جب پاکستان یا فورن ڈگنیٹری جب آتے ہیں تو آرمی چیف سے ملے بغیر وہ کبھی جاتے نہیں ہیں۔ اور جتنے اسلام آباد بیسڈ یہ بڑے ملکوں کے اہم ملکوں کے ایمبیسڈر ہیں، وہ تو ریگولرلی آرمی چیف سے ملتے ہیں۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہے، ان کی پوزیشن ایسی ہو گئی ہوئی ہے، ایک سینٹرل گریوٹی ٹائپ پوزیشن بن گئی ہے کہ لوگ ان کو سنتے بھی ہیں، ان کو ملنا بھی چاہتے ہیں۔ اب وہ یہ کہ اس کیس میں کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں، وہ ایک ایسے آرمی چیف ثابت ہوئے جن کو بہت زیادہ شوق ہو گیا اپنی امیج بلڈنگ کرنے کا، ان کو بہت زیادہ شوق ہو گیا جرنلسٹ کے ساتھ لمبے لمبے سیشنز کرنے کا، ٹھیک ہے نا جی، اور کئی گھنٹے۔ اب جس سیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ اس طرح کے ایک اور سیشن، میں کل ہی اپنے سینئر جرنلسٹ سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی یہ اپنے ہم شروع ہوئے 6:30 بجے روزوں کے بعد، اور روزہ کھولنے کے بعد، اس کے بعد جنرل صاحب باجوہ نے ہمیں جوائن کیا، تو صبح 3 بج گئے بات چیت کرتے ہوئے، واہ 15-20 جرنلسٹ تھے، صبح ہو گئی۔ اب یہ دس از ویری انیوژل، لیکن بہرحال یہ جنرل باجوہ کا اپنا سٹائل تھا، امیج بلڈنگ کے، یہ اپنے آپ کو وہ بہت اہمیت دلوانا چاہتے تھے، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ماضی میں صرف تھوڑا بہت اس کے قریب جو آئے ہیں، وہ جنرل اشفاق پرویز کیا نہیں تھے، وہ ملتے تھے جرنلسٹ کو، ان کو بھی بڑا شوق تھا۔ اور بیچ میں جنرل رئیس شریف آئے، ان کو تو کبھی ہم نے سنا نہیں۔ بھائی آدمی وہ کہتے، انہوں نے کہا جی ڈی جی آئی ایس کا کام ہے، میرا کام نہیں کہ میں بیٹھوں اور 4 گھنٹے جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھوں، کیونکہ پھر کوئی سلپ آف دا ٹنگ ہو جاتی ہے، کوئی مس انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے، کوئی سپن دیکھے، کوئی شرارتی دیکھے نا، ہر قسم کے لوگ ہیں، پولیٹیکل ایفیلیشن بھی ہے ہمارے جرنلسٹ کی، تو وہ تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا جملہ مل جائے، کاما فل سٹاپ مل جائے، تو ہم مناسب وقت کے اوپر اس کو ایکسپلائٹ کریں، اور یہی ہوا اس کیس کے اندر۔ اور جنرل باجوہ نے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ گفتگو کی اس حوالے سے کہ جناب اکانومی ہماری خراب ہے، اکانومی کے مسائل ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارا جو دفاع ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ سودے کا لفظ کشمیر کے اوپر، یہ وہ میرا نہیں خیال ہے کہ ہاں بیک چینل چل رہا ہے، بیک چینل تو ہر حکومت کے دوران چلتا ہے، سول ملٹری گورنمنٹ، بیک چینل تو کشمیر پہ ہوتا ہے، اس میں ریٹائرڈ فوجی بھی ہوتے ہیں، حاضر فوجی بھی ہوتے ہیں، ڈپلومیٹس بھی ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے بیک چینل چل رہے ہوتے ہیں۔ کبھی تھائی لینڈ میں ملاقاتیں ہو رہی تھی بیک چینل گروپ کی، کبھی دبئی میں ہو رہی تھی۔ اس طرح تو ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ بھی اجیت دوول کو ملے ہیں دبئی میں، جدھر بھی وغیرہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بیک چینل چل رہا تھا، لیکن بیک چینل چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی سیکرٹ قسم کا معاہدہ ہو
बैक चैनल के बाद तो फिर जो एक चीज सामने आती है फ्रेमवर्क, जो कि दोनों एग्री कर रहे हैं, वो तो फिर जाहिर बात है फिर ले, फॉरेन ले, ऑफिस में लेकिन जाता है, पॉलिटिकल अ, गवर्नमेंट के पास जाता है। लेकिन फारूक साहब, बैक चैनल से आपने भी नाम ही ले दिया दुबई का, तो दुबई की एक मुलाकात का बड़ा जिक्र हो रहा है मीडिया में, जिसमें फैज हमीद साहब और बाजवा साहब जो है हुसैन हक्कानी से मिले, तो वो खबर भी आप तक पहुंची होगी, तो ये भी बैक चैनल का ही हिस्सा है। जी बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है बैक चैनल है जो कि इस्तेमाल किया गया है कि उनको हुसैन हक्कानी को ऑन बोर्ड लाने के लिए अपना अमरीकियों के साथ जो जाहिर बात है हम सब जानते हैं, वो लेकिन जब से वो लेकिन ये सफीर चीज थे। ये इमरान खान के दौर में हुआ है ये चीज। नहीं, इमरान खान के दौर में हुआ है और आई एम क्वाइट श्योर कि इमरान खान को ये जरूर पता होगा, क्योंकि जनरल फैज हमीद जो है, हम देखें एक वक्त ऐसा आया था कि हमने एडवाइस दी कुछ अपने भाइयों को कि जनरल फैज हमीद मिलते हैं इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो वो जनाब फ्रंट पेज की या बैक पेज की सबसे बड़ी तस्वीर वो बनती है कि जनाब जनरल DGISI और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हो रही। भाई, DGISI तो रिपोर्ट करते हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, वो टेक्निकली इज अंडर द प्राइम मिनिस्टर, तो वो तो बिल्कुल। दिन में 10 दफा मिलते हैं, हफ्ते में पता नहीं कितने दफा मिलते हैं। तो आप ये तस्वीरें जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से छुपाई जाती थी, मैं समझता तो बिल्कुल गैर मुनासिब थी। और ये जनरल फैज हमीद का है, उनकी भी अब बड़ी कंट्रोवर्सी जो सामने आ रही है, अब देखते हैं आगे। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें, ये जो मामला है अपना हुसैन हक्कानी का, ये हमारे लिए भी सरप्राइज था कि जो अब खासकर कुछ जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि जनाब वो तो एक रिटेनर पे लगे हुए थे, उनको 30-35 हज़ार डॉलर जो है वो दिए जाते थे। और जब मैं सोशल मीडिया पे पढ़ा था कि किसी ने हुसैन हक्कानी का पूछा कि जनाब जनरल बाजवा आपको मिले थे, तो उन्होंने कहा कि ये आप जनरल बाजवा से पूछें कि वो मुझे मिले थे या नहीं, और ये मुझे मिले थे तो किस लिए मिले थे, इसका मतलब मुलाकात हुई है। ठीक है ना जी। अच्छा, और ये वही हमारे मोहतरम हुसैन हक्कानी साहब है जिन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया पिछले 10 सालों में, किताबें लिखी, आर्टिकल लिखे, सेमिनार में, और पाकिस्तान का कौमी सलामती के हवाले से उन्होंने ठीक ठाक पाकिस्तान की बैशिंग की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन हम खुद हैरान है कि जनरल बाजवा को पता नहीं क्या हो गया कि वो जनाब क्योंकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात, वो जो जनरल बाजवा एक बहुत प्रो अमेरिकन उन्होंने अपनी पोजीशन ली हुई थी। ये 11 अप्रैल के बाद जो मामला हुए, तो उसमें फिर मेरा ख्याल है हुसैन हक्कानी जो है खुद ब खुद वो लाइमलाइट में आ गया, और वो उसको फिर इस्तेमाल किया गया, ये जो भी आप कहें। तो ये तो अभी बातें भी खुलनी है, अभी देखते हैं कि आने वाले अभी वक्त में और क्या चीजें इंकशाफात होते हैं। और लेकिन मैं ले, आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जी। हामिद मीर साहब ने कल एक बहुत ही मैं क्या कहूँ, खौफनाक कहूँ या खतरनाक कहूँ या इंटरेस्टिंग कहूँ, उन्होंने एक और इंकशाफ कर दिया। हमारे मोहतरम इरशाद आरिफ साहब हैं, उनके साथ टेलीविजन प्रोग्राम में 92 चैनल पे 2 दिन पहले, तो मैंने इरशाद आरिफ से बात की, मैंने कहा जी ये, उन्होंने कहा बिल्कुल, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में कहा, और वो मैंने क्लिप पर मैंने देखा भी है, ये 2 दिन पहले की बात, कि जी करतारपुर कॉरिडोर के वक्त पे 25 बिल्कुल। इंडियन जर्नलिस्ट का जो डेलीगेशन आया हुआ था, वो जनाब सीक्रेटली उसको GH को ले जाके उनको ब्रीफिंग दी गई। और वो जब ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं, और जब वो बिल्कुल बाहर मैंने सुना निकले, है। अब बिल्कुल। जी अब वो कहते हैं कि जी मेरे उनमें से कुछ जानने वाले थे पुराने इंडिया के जर्नलिस्ट, तो वो तो उछल रहे थे कि जनाब ये तो जनरल मुशर्रफ से भी 2 हाथ आगे हैं जनरल बाजवा। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल बैक उन्होंने जनरल बाजवा, अगर ये बात खबर सही है, अगर ये खबर सही है, इसका मतलब ये कि जनरल बाजवा ने खुद तो करतारपुर सरहदी पे वो नहीं आए, हालांकि हम भी हैरान थे कि वो क्यों नहीं आए, क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर तो FWO ने बनाया, जो फौज का एक जैली इदारा है, और बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़े एहतमाम के साथ मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा और पाकिस्तान आर्मी ने करतारपुर कॉरिडोर को तैयार किया, ताकि पाकिस्तान का ये जो हमारे जो सिख भाई हैं, उनके साथ एक पुराना ये जो मामला चल रहा है, उनका आसानी हो जाए, बॉर्डर क्रॉस करके, साथ ही करतारपुर का कॉरिडोर उन्हें क्रिएट किया गया। लेकिन हम हैरान थे कि जब इनॉग्रेशन हुई तो जनरल बाजवा उसमें नहीं आए थे। और ये तो मेरे इंकशाफ में हुआ है अभी 2 दिन पहले हामिद मीर ने, कि अगर वो गए हैं जर्नलिस्ट, तो वहां पे वो खुश इसलिए होंगे कि इन्होंने कहा हुआ कि देखें जी, हम जो मेरी अपनी असेसमेंट है कि हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, कश्मीर के बारे में पता नहीं शायद कुछ अरसे के लिए साइड पे कर दें या क्या कर दें, लेकिन अमन हो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। और ये जो लड़ाई का स्टेट ऑफ वॉर वाली हालत है, ये जो थ्रू चल रहा है पिछले 70-75 साल से, ये दोनों मुल्क के लिए ठीक नहीं है।
تو لہذا بہتر ہے کہ کچھ حالات کو امن کی طرف لے جایا جائے, کوئی پیس اگریمنٹ ہو وغیرہ وغیرہ, وداؤٹ کمپرومائزنگ آن کشمیر. اب یہ بھی انڈین کے لیے ظاہری بات ہے ایک بڑی بریک تھرو خبر ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے, حالانکہ جب میں نے یہ کہتا ہوں جنرل مشرف تو خود گئے تھے 2003 میں آگرہ میں, سٹنگ آرمی چیف پریزیڈنٹ آف بالکل پاکستان, وہ آؤٹ آف باکس سولوشن لے کے گئے تھے کشمیر کے لیے اپنا انڈیا, لیکن وہ جو ہارڈ لائنر ادوانی اور وہ لوگ تھے, ہی واز کلوز ٹو این اگریمنٹ, لیکن وہ آؤٹ آف باکس سولوشن تھا کہ 5 سال کے لیے جوائنٹ کنٹرول ہوگا, یونائٹڈ نیشن وغیرہ بالکل یہ وہ, پھر بعد میں پلیبسائٹ ہوگا. تو جناب وہ ہارڈ لائنر انڈین نے ریجیکٹ کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیکن فاروق صاحب یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ فوج جو ہے بیٹھ کے ڈیسیجن لیتی ہے, اور آپ کیونکہ خود اس کا حصہ رہے ہیں کہ ایک وقت میں آپ نے آپریشن کیا کراچی میں, اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ وہ ثابت کیا کہ جی یہ چیزیں ہوئی ہیں کراچی میں, اور اس کے بعد جو ہے ہزاروں لوگ جو ہیں اس میں ہلاکت بھی ہوئی. اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد جنرل مشرف آئے, انہوں نے دوبارہ کراچی کی چابی انہی لوگوں کو دے دی جنہوں نے جن کے خلاف وہ آپریشن ہوا تھا. اس کے بعد ایک دم چینج ہوا, 2-3 ایم کیو ایم بن گئی, آج پھر وہ تینوں ایم کیو ایم ایک بن گئی. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے ووٹ دینے کے لیے, اور ہم یہ جو کراچی کے اندر سینسز ہوئے ہیں وہ غلط ہوئے ہیں, مردم شماری جو ہے یہ غلط ہے. کراچی جو ہے 3 کی 4 کروڑ کی آبادی ہے, لیکن انہوں نے ابھی بھی انڈر 2 کروڑ ہی کراچی کو گنا ہے, لیکن وہ پھر بھی وہاں ووٹ دینے چلے گئے وزیر اعظم کو عدم اعتماد کا. تو اس پہ تو شک پھر آتا ہے نا کہ جو باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جی اب ہم حصہ نہیں ہیں, ہم سیاست میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا, تو آپ کیا کہیں گے کہ ابھی بھی حصہ ہے, کسی کے کہنے پہ تو گئے ہیں وہ؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ایم کیو کے حوالے سے میں یہ کہہ دوں کہ پہلا آپریشن بھی ٹھیک ہوا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جنرل مشرف کی ایک جی ایچ کیو میں ایک گیدرنگ تھی, میں بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پہ یہ ایم کیو کی جب بات ہوئی تو انہوں نے بڑا ٹھیک کہا کہ ایک تو وہ خود ذرا ان کی کراچی کے ساتھ ایسوسیشن ہے, کراچی کی بیک گراؤنڈ ہے, تو انہوں نے دیکھیں وہ سوچ اس وقت ٹھیک تھی کہ ہم کیوں یہ ایم کیو کو اتنا ان کے پیچھے ہم پڑ گئے ہیں, کیوں نہ یہ کراچی کے عوام ہیں, کیوں نہ ان لوگوں کو ان کو پاور ان کو دی جائے تاکہ یہ کراچی میں ڈیولپمنٹ کریں, ان کو فنڈ دی جائیں. تو جنرل مشرف کے دوران آپ کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم نے بڑا سپورٹ کیا جنرل مشرف کو, اور دبا کے ان کو اربوں روپے دیے گئے. مصطفیٰ کمال ہوتا تھا میئر کراچی کا کہ جناب آپ اپنے پروجیکٹس کریں, فنڈز کریں اپنی مرضی کے مطابق, تاکہ آپ کو ایک وہ جو احساس محرومی ہے کہ جناب ہم جس طرح وہ کہا اس زمانے میں کہا کرتے تھے مہاجر اور یہ نعرے لگتے تھے کہ وہ چیز آپ میں احساس محرومی نہیں ہونی چاہیے. تو وہ تھا اسپرٹ, مجھے آج بھی یاد ہے جو جنرل مشرف کا تھا کہ جی ان کو اب ہم نے رائٹ سائڈ پہ لے کے آنا ہے, ان کو لیفٹ پہ نہیں رکھنا, اور ان کو ایز یوزفل سٹیزن فور کراچی. انہوں نے کہا کہ جی کراچی کا امن جو ہے وہ ہم نے قائم کرنا ہے انہی کے لوگوں کے ساتھ. اچھا لیکن ہوا کیا کہ اس میں پھر وہ الطاف حسین صاحب آپ کو معلوم ہے کہ وہ پھر بگڑ کے انہوں نے اپنا پورا ملیٹنٹ انفراسٹرکچر بنایا کراچی میں, باقاعدہ ان کے لوگ انڈیا سے ٹرین ہو کے آئے, را ان کو ٹرین کرنا شروع کر دیا, را کی فنڈنگ شروع ہو گئی, تو وہ حالات پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. پھر وہ جب وہ پاکستان چھوڑ کے گئے اور لندن سے بیٹھ کے, آپ کو پتہ ہی ہے اب تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ کیسے فوج کے خلاف وہاں پہ کارروائی کرتے تھے, بات چیت کرتے تھے, کیسے لوگوں کو اکساتے تھے فوج کے خلاف. تو وہ تو ایک بڑی خوفناک صورت تھی. پھر وہ وزیر نواز شریف صاحب کے دور میں آپ کو پتہ ہے بھرپور رینجرز کا اور یہ فوج کا اور پولیس کا آپریشن ہوا, جس میں ان کی پھر کمر کو توڑا گیا, اور باقی تو لوگ پکڑے گئے, کچھ بھاگ گئے, کچھ ابھی بھی پکڑے ہوئے وغیرہ وغیرہ وہ تمام. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ اب ایم کیو کی وہ پاور نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی. ایم کیو سے لوگ بڑے اب وہ مایوس ہو گئے کراچی کے لوگ, کیونکہ ایم کیو ایم کی جگہ پھر آگے عمران خان, اور بڑی فالوئنگ جو ہے ایم کیو کی جو ماس فالوئنگ تھی وہ بریک اپ ہوئی, اور انہوں نے عمران خان کو بھی جوائن کیا. 20-21 سیٹیں جو کراچی کی نیشنل اسمبلی کی ہیں, اب ان کو ملی پچھلی الیکشن میں صرف 6-7 سیٹیں, اور باقی ساری گئی عمران خان کے پاس. اور پھر وہ آپس میں وہ ٹوٹ گئے, ان کے بریک اپ ہو گیا جب الطاف حسین کے سارے وہ کیس لندن والے ہوئے. تو ابھی ایم کیو ایم ایک قسم کو اسپوائلر والا رول رہ گیا, وہ اب اس طرح کبھی ری آرگنائز ہو ہی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ ان کا جو باہر سے جو تانے بانے تھے ساؤتھ افریقہ سے وغیرہ, سری لنکا سے,
इंडिया से, वो सब कुछ अपना सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको खत्म कर दिया। तो लिहाजा एमक्यूएम इज नो लॉन्गर प्रॉब्लम। नहीं, हाँ ठीक है, आपका ख्याल है कि एमक्यूएम जो है अब जो भी है वो पाकिस्तान के अंदर या कराची के और या सिंध के बड़े शहरों में खुद से जो भी कर रही है, अब उनका कहीं किसी बाहर से किसी नेटवर्क से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कहने का मतलब? नहीं, अब नहीं, देखें, एमक्यूएम लंदन थी। एमक्यूएम लंदन के कुछ लोग थे जिन्होंने अपना प्रॉब्लम करने की, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम करने की कोशिश की कराची में, लेकिन क्योंकि उनका बेसिक जो उनका मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो इनके घरों के नीचे इन्होंने अपने हथियार छुपाए हुए थे, और इनके जो मेन ऑफिसर थे, सेक्टर कमांडर, ये तमाम लोग, वो चीजें तो सब तो खत्म कर दी गई हैं। 9-0 आज तक बंद है। देखें नहीं, कितने लेकिन साल हो अब गए। आपने, बस मैं इसको क्लोज करूंगा इस चैप्टर, ये एमक्यूएम वाले चैप्टर को, कि इस बात पे कि अभी एमक्यूएम को इजाजत दे दी गई है और वो उनके यूनिट ऑफिस भी खुलने लगे हैं। चलो, जो भी नई क़यादत है वो काम करेगी। अब हम चलते हैं कि कश्मीर नहीं, के मैं सिर्फ ऊपर। ये बता, मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात कह दूं कि जी, अब ये है कि एमक्यूएम की जो रिहेबिलिटेशन है वो पॉलिटिकली होगी। उसमें वो ओके, आर्म्ड और मिलिटेंट वाला चैप्टर खत्म हो गया, तो वो बिल्कुल ठीक है, सियासत करें, कोई इसमें हर्ज नहीं है, सियासत करें। नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली के लिए बिल्कुल, अगर उनको वोट मिलते हैं, लोग उनको वोट देते हैं, सीटें मिलती हैं सिंध असेंबली में, नेशनल असेंबली, नो प्रॉब्लम। और ये सियासी जोड़ तोड़ में अगर वो शामिल होते हैं, नो प्रॉब्लम, नॉर्मल सियासत में शामिल हो, बिल्कुल ओके। बिल्कुल, फारूक साहब, लेकिन माजी वाली चीज, माजी वाला दौर अब कभी कराची में नहीं नहीं आ आएगा। सकता। मैं बस थोड़ा सा टाइम रह गया, तो 2-3 सवालात हैं मेरे पास। ये बताएं कि आपको लगता है कि कराची का सेंसस सही हुआ है अब दोबारा से, नहीं, जिसमें तकरीबन 1 देखें करोड़ इस पे 1 करोड़ जी, 89 लाख मेरा ख्याल है एवरेज है, अगर मैं नीचे ऊपर थोड़ा सा नहीं, ऊपर। देखें, बात ये है कि पहले भी शोर मचा था कि ठीक नहीं है, और एमक्यूएम के ज्यादा शोर डालने पे जमात इस्लामी ने बहुत शोर डाला, तो ये सेंसस दोबारा हुआ। अब वो कह रहे हैं कि ये भी गलत है और तादाद कम हो गई है। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि ये बाई डिजाइन कम हुई है या कुदरती तौर पे है, या पहले जो है वो सेंसस गलत हुआ था। लेकिन बिल्कुल ये एक कराची में ये एक इशू बन रहा है, और बट वी हैव टू वेट एंड सी, क्योंकि अभी किसी पर कोई सबूत नहीं है। फाइनली बिल्कुल। सेंसस के जो रिजल्ट है, मेरा नहीं ख्याल है कि वो फाइनली आउट हुए हैं। इसमें क्या होता है, चेंजेस क्या हाँ, आते हैं, अभी बिल्कुल सही कह रहे तो हैं आप। ये तो देखना चलें, पड़ेगा, वेट इट्स एंड टू अर्ली सी। टू कमेंट। अच्छा, मैं जी, आपको एक क्लिप दिखाता हूँ ज़ाहिद हामिद का, और ये टीवी पे बैठ के उन्होंने दिया है। मैं चाहूँगा उस पे थोड़ा-सा आप अपना तज़िया दीजिएगा, ये क्लिप देखिएगा। जी, मैं 100% एग्री करूंगा इस बात से कि कश्मीर इज अ डेड इशू फॉर दिस गवर्नमेंट। इन्होंने कश्मीर को अबैंडन कर दिया। इन्होंने इंडिया को इजाजत दे दी है कि कश्मीर को जम कर ले, हड़प कर ले, कंसोलिडेट कर ले, फोर्टिफाई कर ले और उसको पैलेस्टाइनाइज कर ले। मेरी ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक लीडर से बात हो रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि बादशाह महमूद कुरैशी की तरफ से पैगाम गया है सैयद अली गिलानी को कि अब हम आपसे डील नहीं करेंगे, हम ऐसे लीडर्स को तलाश करेंगे कश्मीर में जो भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो। ये बात, और इसके बाद सैयद अली गिलानी ने रिजाइन कर दिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की चेयरमैनशिप से। आप सारे डॉट्स मिला लीजिए, आप सैयद अली गिलानी को या उनके बेटे को या उनकी सैयद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरों को बुला के पूछ लीजिए कि पाकिस्तान का रवैया उनकी जानिब कैसा है। मेरी बात पे एतबार न करें। कश्मीर को अबैंडन कर दिया गया है, फैक्ट। इंडिया कंसोलिडेट कर रहा है। 2 लाख घर बनाए जा रहे हैं कश्मीर के अंदर, जहां पर डोगरा फौज और हिंदुओं को लाकर आबाद किया जाएगा। तो सारे कश्मीरी इलाके कब्जा किए जा रहे हैं जिस तरह इसराइल फलस्तीन में कर रहे हैं, और हम सिर्फ देख रहे हैं, हम मौका दे रहे हैं, तुम कर लो, 5 साल हम तुम्हें देते हैं, उसके बाद दुनिया में कोई कश्मीर पर बात नहीं करेगा। एक पॉइंट आएगा जिस तरह इसराइल ने गूगल से फलस्तीन का नक्शा गायब कर दिया, उस तरह फिर दुनिया में कोई कश्मीर की बात नहीं करेगा कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। जी, ये ज़ाहिद हामिद साहब को मैं कोई इतना सीरियस नहीं लेता, लेकिन फिर भी बहरहाल आपने देखा है कि हमेशा ये डिफेंस एनालिस्ट के नाम से ही मशहूर हैं। तो मैं चाहूँगा कि इन्होंने शाह महमूद कुरैशी का भी नाम लिया था कि जनाब उन्होंने कहा कि 370 जो है वो इंडिया का अंदरूनी मामला है। तो मैं चाहूँगा एक छोटा-सा कमेंट इस पे ज़रूर करें, इस जो इन्होंने ये बात कही है। देखिए, ज़ैद आमिद साहब की जो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ। लेकिन ये है कि उनके व्यूज़ जो हैं वो बहुत एक्सट्रीम होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट किस्म के उनके व्यूज़ हैं, और वो ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं। वो तो कहते हैं
न्यू दिल्ली तक चढ़ाई कर दो, जाहिर बात है कोई इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है। और कश्मीर के जहाँ तक ताल्लुक है, देखें ये बात सही है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ और ऑटोनोमस स्टेटस कश्मीर का ख़त्म कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, उसके बाद से उनके जो डेमोग्राफिक चेंजेस वहाँ पे आए हैं, हिंदुओं को वहाँ पे बसाया जा रहा है, नस्ल कशी हो रही है वहाँ पे कश्मीरी नौजवानों की, और किस तरह वहाँ पे एक्स्ट्राजुडिशियल किलिंग्स हुई हैं, और कैसे वहाँ पे बिजनेसेस जो हैं वो बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं, कैसे वहाँ पे इसराइल की का मॉडल फॉलो करते हैं, जो फलस्तीन का उनका मॉडल है रिप्रेशन का और बर्बरियत का, मजालिम का, वो मॉडल जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहाँ पे किया गया है। तो लेकिन ये कहना कि हमने कश्मीर को अबैंडन कर दिया, ये बात दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये कि देखें जो जो हकीकत है कहनी चाहिए, अभी नए आर्मी चीफ 29 नवंबर के बाद जो आए हैं, वो आप देखें उनकी पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुझे आज याद है, मैंने कहा था टीवी में, मैंने कहा ये एक बड़ी एक खुश अच्छी हवा का झोंका आया है कि कश्मीर की बात फिर शुरू हो गई है। तो ये नए आर्मी चीफ ने जो हमारी पाकिस्तान की जो प्रिंसिपल पोजीशन है, स्टेटेड पोजीशन है, नेशनल पोजीशन है कश्मीर के ऊपर कि जनाब ये डिस्प्यूटेड एरिया या टूटंग नहीं, अभी DGISPR की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें भी उन्होंने ये इस चीज का को रीट्रेट किया, इसका यादा किया है कश्मीर के बारे में जो हमारी पॉलिसी है। लेकिन एक बात क्लियरली है कि उनको पॉलिटिकल, मॉरल, डिप्लोमेटिक सपोर्ट वो पाकिस्तान की तरफ से वो जाती रहेगी। मैं यहाँ पे ये कह दूं कि कश्मीरियों की जो आज़ादी है फ्रॉम इंडियन ऑक्यूपेशन आर्मी वो हम नहीं जाके करेंगे। हमने तो 3 जंगें लड़ी हैं, उसकी वजह से हम नहीं कर सके हैं, लेकिन अब कश्मीरियों को खुद उठना पड़ेगा, खुद उनको हथियार उठाने पड़ेंगे और उनको जाके अपनी आज़ादी छीननी पड़ेगी इंडियन ऑक्यूपेशन आर्मी से। और जब तक वो अपना प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे, मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक खुद वो ऐलान जिहाद नहीं करेंगे, वो खुद ऐलान जंग नहीं करेंगे, ठीक है अभी एक मुजाहमती तहरीक चल रही है, आर्म स्ट्रगल चल रही है, लेकिन जब तक वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना अपनी एंटी नहीं करेंगे, जब तक वो रेजिस्टेंस लेवल को बढ़ाएंगे नहीं और इंडियन ऑक्यूपेशन आर्मी पे वो जो उनके नुकसानात उस तरह के नहीं करेंगे कि वो मजबूर हो जाए कि जनाब ये हमारे बस की बात नहीं है, अब इसका कुछ सियासी हल निकालना चाहिए इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का। तो जब तक वो नहीं होगा, मैं नहीं समझता हूँ कि हालात जो हैं वो ज्यादा उनकी फेवर में जाएंगे। अच्छा फारूक साहब, आखिरी आपसे क्वेश्चन है कि PTI के जो ओवरसीज कारकुनान हैं, हमने देखा कि लंदन में जो है मुसलसल उनके घरों के आगे जो है लोग खड़े होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के रहने वालों ने काफ़ी परेशानी का वो किया, लेकिन लंदन के कानून के मुताबिक वो कर सकते हैं। वो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह लें कि आप, लेकिन हमने अमेरिका में 2 इंसिडेंट में आपको झलकियाँ दिखाता हूँ और मैं चाहूँगा कि आपसे ये पूछूं कि क्या ये PTI के लिए नुकसानदेह है या एग्रेसिव हो रहे हैं तो ये फायदेमंद है। तो आप पहला देखें, पहले ये है इंसान है, जानवर है। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, छोड़ यार तरीका के अमरीकी साजिश का इल्जाम जो लगाया गया था वो फिर उस इल्जाम से पीछे हटा दिया। नहीं, कभी पीछे नहीं। जो बात की, देखिए बात सुनिए, जो बात आपने, हमने जो बात पहले दिन से हुई, अच्छा चले, आपस में ना लड़े। अच्छा जी, आपने दोनों वो देखे। एक क्लिप था जो कि अप्रैल में वाशिंगटन में पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर हो रहा था और उस वक्त मैंने ये सवाल किया था कि जनाब ये बताएं कि अमेरिकन रजीम के खिलाफ ये बात हुई थी तो आप व्हाइट हाउस के सामने क्यों नहीं एहतजाज कर रहे। ये प्रेसिडेंट से नहीं पूछा था, किसी से मैं पूछ रहा था। तो ये साहब बाहर से निकल कर आए और उन्होंने मुझे जो है वो बुरा भला कहा और मेरे पे हमला कर दिया। खैर वो बात खत्म हो गई, उसकी पुलिस रिपोर्ट हो गई, खत्म हो गया। 13 महीने हो गए इसको। अभी ये रिसेंटली शहबाज गिल यहाँ पर आए तो उन्होंने जो है वो सेम क्वेश्चन ARY के रिपोर्टर ने पूछा कि शहबाज इमरान खान जो है वो अमेरिकन रजीम से पीछे हट गए हैं, तो आप क्या कहेंगे। तो शहबाज गिल ने कहा कि नहीं, वो पीछे नहीं हटे।
अभी वो उन्होंने सवाल का जवाब ही देना शुरू किया था, तब पीछे से एक बंदा जो है वो कहने लगा तू पटवारी है, तू बगैरत है, तुम ये वाले क्वेश्चन क्यों पूछते हो। तो मुझे ये बताएं कि क्या अगर ये पीटीआई के एक आम कारकुन कर रहा होता ना तो कोई फर्क नहीं था, क्योंकि आम कारकुन कंट्रोल नहीं कर सकते, आप जज्बाती होते हैं। लेकिन अगर आप जिम्मेदार हैं, आप प्रेसिडेंट पीटीआई हैं और उसके बाद आप ये हरकतें करें, तो ये नुकसान है पीटीआई के लिए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो है आप यहाँ पर, और उसके बाद फिर जो है आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में या सोशल मीडिया पे मेरे बारे में या दूसरे बाकायदा तड़ियां लगा रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, घर वालों के नाम ले रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये फायदेमंद है, या अब्दुल्ला रियाड़ जो ओवरसीज पाकिस्तानी के इंचार्ज हैं उनको ये देखना चाहिए, इनको कंट्रोल करना चाहिए। ये जो जुनैद बशीर साहब हैं ये वैसे भी 3 महीने के लिए एक दफा पहले भी सस्पेंड हो चुके हैं। तो अब ये ओवरसीज पाकिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि अभी मैं आपको और भी दिखा सकता हूँ, न्यूयॉर्क में भी हुए हैं, कैलिफोर्निया में भी ऐसे तसादुम हुए हैं। क्या कहेंगे आपको कि कंट्रोल करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि जो जिम्मेदारान हैं वो इस तरह की हरकतें ना करें, क्योंकि हम जर्नलिस्ट अमेरिका के अंदर यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यहाँ पर आप इस तरह नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान नहीं है कि आप किसी को कह दें कि मैं छोड़ूंगा नहीं, या मैं ये नहीं करूंगा, या मैं वो नहीं करूंगा। तो क्या कहेंगे? देखिए जी, पहली बात है कि बिल्कुल इसमें पाकिस्तान की बदनामी है, और बिल्कुल पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो पीटीआई की तंजीमें हैं पूरे दुनिया में, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई की बड़ी मास फॉलोइंग है ओवरसीज पाकिस्तानी में, ठीक है, और इसी तरह अमेरिका में भी, हर शहर में। तो उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि जनाब आप बिल्कुल आप एहतजाज करें, आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन ये ऐसा ना हो कि एक तो ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भाई हैं, जिस तरह आप हैं, हजरात हैं, जो कि तमाम इवेंट्स को वहां कवर करते हैं, अगर आपको थ्रेट्स आनी शुरू हो जाएंगी, अगर आपकी जो जर्नलिस्टिक आपका जो काम है उसमें अगर वो इंटरफियर करेंगे और अपना आपको या आपके फैमिली को डिफेम करेंगे, थ्रेटन करेंगे, तो ये माहौल बहुत खराब हो जाएगा। तो ये तो जिम्मेदारी टॉप लीडरशिप की है, लेकिन जो लोकल पीटीआई लीडरशिप है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनाब, अब देखे ना यहाँ पे सब मैं क्लिप देख रहा हूँ, सब हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जारी बात है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये चीजें नहीं आती हैं, आपको मालूम वजह पता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो इन चीजों से बिल्कुल दूर है, ये तो सारा सोशल मीडिया पे खुल के चीजें आ रही हैं। तो दूसरी बात यह है कि बिल्कुल एहतजाज करें, लेकिन अब पीटीआई की सपोर्ट में, लेकिन यह है कि कई केसेस में जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है मौजूदा है, उनके खिलाफ नारेबाजी करना, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नारेबाजी करना, देखें ये भी बिल्कुल बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। और इससे क्या होता है कि देखें, मेरे दौर में जब मैं 4 साल वाशिंगटन में था 1996 से 2000, तो मैं हमेशा कहता था कि यार यहाँ पे पाकिस्तानी जो हैं वो तो पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर डिवाइडेड हैं, पीएमएलएन के लोग भी हैं, अपना उस वक्त तो पीटीआई इतनी थी, पीएमएलएन के लोग हैं, ये सारे पीपल्स पार्टी और इस तरह ग्रुपिंग यहाँ शो की जाती है, जो कि नहीं, उसके हवाले से इंडिया का हम देखते थे कि वहां पे कोई ऐसा नहीं होता था कि ये कांग्रेस का आदमी है, ये अपना बीजेपी का आदमी है, वो तमाम चीज, वो डिवीजन नहीं होती थी। अब हमारे यहाँ ये पॉलिटिकल डिवीजन अनफॉर्चुनेटली बहुत हो गई है। जारी बात है, एक तो ये है कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जज्बाती भी हैं, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा वर्ड है। मैं इतना शायद वर्ड ना हूं जितना आप बाहर बैठ के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जो हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं वो वर्ड है पाकिस्तान के लिए, वो वर्ड है पाकिस्तान के अपने जर्नलिस्ट भाइयों के लिए, जो इनके साथ हुआ पिछले चंद हर गवर्नमेंट में, पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर भी, और फिर पिछले 1 साल के अंदर जो उनके साथ हुआ है। और दूसरी बात यह है कि ये जज्बात जो इस तरह आगे हैं, उभर रहे हैं, वो बड़े, क्योंकि लोग परेशान है, बड़े एबनॉर्मल हालात है पाकिस्तान में। इस किस्म की फस्तायत होगी या इस किस्म की पकड़ धक्कड़ मारधार, देखे ना सीनियर कल ही लाहौर हाई कोर्ट ने एक जज साहब ने कहा कि जनाब ये इमरान के केस में कि जी 150 केसेस हैं, ये किस किस्म का ये मामला चल रहा है, 150 केसेस हैं, पता नहीं कितनी एफआईआर हैं, कितनी शहरों में हैं, और
तो लीडर जो है, एक नहीं और भी बड़े ऑपोजिशन के लीडर, तो ये जब ये गवर्नमेंट ऑपोजिशन में थी, इनके साथ भी यही हो रहा था, ऑल्दो इस लेवल की इंटेंसिटी नहीं थी पकड़ धक्कड़ की और मार धाड़ की, घरों को तोड़ना और पुलिस घरों में गेट क्रैश करके घरों में जा रही है, खवातीन को अपना लेकिन हिरासत कर रही है। फारूक साहब ये सारी चीजें तो हमने देखा पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन हम जर्नलिस्ट जब क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान आर्मी पे, तो किसी ना किसी हमारा मौजूद होता है, जैसे मिसिंग पर्सन पे हो गया, बलूचिस्तान पे हो गया, कराची के हालात पे हो गया, कोई एक सर्टन कोई किसका होता है कि किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, तो हमारी जो बात होती है किसी वाकये से लिंक कर रही होती है, हम डायरेक्टली किसी के ऊपर नहीं उछल पड़ते। लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या ये सही है कि एक आर्मी चीफ की तस्वीरें दिखा के उसको जूते मारे जाएं यूरोप और अमेरिका में, या उसकी तस्वीर जमीन पे लगा के उस पे चला जाए? या मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं कि जी बिल्कुल, ये तस्वीरें देखी वाशिंगटन हुई के है, अंदर और पाकिस्तान एम्बेसी के सामने बाजवा की तस्वीर को किया गया है। तो और इसके अलावा जी जजेस जो हैं उनकी जी। तस्वीरों को लेके उनकी तस्वीरों की बेहुरमती की है। मैं आपकी आई एग्री विद यू, ये बड़ा गलत इंप्रेशन जा रहा है पाकिस्तान का इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि ये पाकिस्तानी को हो क्या गया, आपस में लड़ रहे हैं, इदारों के को बुरा भला कह रहे हैं, तो ये एक बहुत सीरियस डिवीजन है जो तो कि फारूक साहब हम शो किधर जाएं, हम किधर ये शिकायत करें, हम किस फोरम पे जाएं? जब पीटीआई का प्रेसिडेंट ही अमेरिका का ये करेगा, तो हमारे पास तो फोरम ही नहीं बचता कि हम डायरेक्ट इमरान खान के पास या ओवरसीज के जो अब्दुल्ला रियाड़ हैं या और कोई हैं, उनको ये चीजें नहीं देखनी चाहिए कि यार आप पाकिस्तान की जंग पाकिस्तान के अंदर लड़ें, यस बाहर आप एहतजाज करें, लेकिन उससे ये ना हो कि पाकिस्तान के बदनामी हो। आप अपना एहतजाज जरूर रिकॉर्ड पाकिस्तान करा की बदनामी नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको भी कहूंगा कि जो आप जो माशाल्लाह जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है वहां पे अमेरिका में, बरतानिया में, सारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अगर उनको ये हैरेसमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है बाय पीटीआई, दे शुड देखें, आपको रब्ता करें, आपको कम्युनिकेशन का तो कोई इश्यू कोई नहीं है, आप पीटीआई के लीडर जो पाकिस्तान में हैं उनसे आप रब्ता करें, जमान पाक के साथ आप रब्ता करें, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर्स हैं, किसी का ये तो नहीं है कि आपके पास नंबर नहीं मिल सकता, सबको मिले, आप उनसे रब्ता करें, उनको बताएं, ताकि ये इश्यू एड्रेस होना चाहिए, ये इश्यू एड्रेस होना चाहिए। आई टोटली एग्री विद यू कि आप तो आउट ऑफ सिंसियरिटी जाके इवेंट्स को कवर करते हैं, आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी भी ये है, जर्नलिस्टिक रिस्पांसिबिलिटी भी है, तो नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, सर्टेनली नॉट, आई टोटली एग्री विद यू। हम पे ये इल्जाम लगाते हैं प्रेसिडेंट साहब के तुम तो इस्लाम के खिलाफ भी बात कर रहे हो, तो अब मैं उनके लिए एक प्रोग्राम कर रहा हूँ जिसमें मैं बताऊंगा भाई ये पाकिस्तान नहीं है जो आप इस्लाम का मुझे धमकी दे रहे हो, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये धमकी काम करती है, या वो कहते हैं कि जी तुम पाक फौज के खिलाफ बातें करते हो, तो वो भी यहाँ वर्क नहीं करती, क्योंकि अगर हम कोई बात करते हैं तो हमारा लिंक किसी न किसी एक खास उस पर होता है। तो खैर आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि जो पाकिस्तान के अंदर इनकी जो हायर अथॉरिटी है उनसे राब्ता किया जाए, बिल्कुल मैं करूंगा और उनसे कांटेक्ट करूंगा ताकि इन लोगों को, इससे पीटीआई भी बदनाम होती है। देखें, मैं आप या पाकिस्तान की 24-23 करोड़ आवाम क्या चाहती है कि पाकिस्तान तरक्की करे, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो कोई भी वजीर आजम हो, वो पाकिस्तान की तरक्की चाहती है। वो तंग आ गए, दुनिया जो है वो पूरी दुनिया जब सो के उठती है तो वो एक कदम आगे होती है, हम 2 कदम पीछे होते हैं। पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन नजर नहीं आ रहा, और उसकी वजह यह है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इतना ज्यादा करप्ट हो चुका है कि ना ही वहां पे मुकदमे सुने जाते हैं, वहां ना ही वहां पे सुप्रीम कोर्ट को इज्जत दी जाती है, ना ही वो एक इदारा दूसरे इदारे से लड़ रहा होता है, पार्लियामेंट के लोग जो हैं आपस में गुत्थम गुत्ता हो रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोचते। मैं चाहूंगा कि लास्ट कमेंट करें हमारे प्रोग्राम के। देखिए जी, मैं टोटली एग्री विद यू, यही हमें परेशानी है, ये हमें डिप्रेशन है कि पाकिस्तान के बारे में हमारी लीडरशिप को सोचना चाहिए, पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं, दुनिया में हमारा क्या अपना जग साई हो रही है, कैसे वी बिकम अ लाफिंग स्टॉक इन फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि देखो यार ये पाकिस्तान इज द न्यूक्लियर पावर, द ओनली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर, इन्होंने क्या अपनी हालत कर ली है, कशकोल लेके हम फिर रहे हैं, आप $1 अरब दे दो, आप 2 दे दो, रोल ओवर, ये चीजें भाई, कोई एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, कोई बिजनेसेस को और तेज करने की बात नहीं कर रहा, पब्लिक वेलफेयर की बात नहीं हो रही है। अभी आज शायद खान अब्बासी साहब ने क्या कहा है, हम तो हैरान रह गए, पीएमएलएन के इतने साबिक जनाब ये फ्री आटा स्कीम में
20 अरब रुपए की चोरी हुई है, और वो कहते हैं मैं बताने को तैयार हूँ कहाँ का चोरी हुई है। कितना हमारे लिए शर्म का मुकाम है एज पाकिस्तानी कि हमने फ्री आटा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी 20 अरब की 20 जानों का हमारा नुकसान भी हुआ, जो हमारे लोग उसमें उनकी डेथ हो गई, ट्रकों के पीछे भागते हुए लाइनों में खड़े थे। सो पाकिस्तान का सोचना चाहिए, ये नहीं कि हमारी लीडरशिप को इज लेटिंग अस डाउन, नॉट ओनली डोमेस्टिकली बट इंटरनेशनली ऑल्सो। लोग हमें अब उस निगाह से नहीं देख रहे हैं जो पहले पाक होता था। हम इस्लामिक वर्ल्ड में हमारी एक हैसियत थी, हमारी एक स्टैंडिंग थी, लोग पाकिस्तान की तरफ देखते थे। अब पाकिस्तान की वो पोजीशन ही नहीं है, क्योंकि हमने खुद अपने हाथ से अपने इमेज को इतना खराब कर दिया। तो ये बहुत रिकवर करने की बहुत जरूरत है, बहुत नुकसान हो गया, डैमेज कंट्रोल किया। अब तो हमें, मैं समझता हूँ हालात को प्री 11 अप्रैल 2022 तक ले जाने के लिए पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना अरसा इसमें लगेगा, लेकिन अल्लाह करे शायद हम कर जाए ये सारे, कहीं ना कोई सोच ये डेवलप हो जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब आपका। इंशाल्लाह हम आपसे बिल्कुल आपको गाय बगाए अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और पाकिस्तान का एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त इशू है स्पोर्ट्स के ऊपर। मैं आपसे प्रोग्राम करूंगा कि पाकिस्तान में आखिर स्पोर्ट्स और तालीम को जो है वो क्यों नहीं तवज्जो दी जाती, तो इस पे एक कंप्लीट प्रोग्राम होगा, वो 5 मिनट का नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह जल्दी ही हम वो प्रोग्राम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम करने के लिए। तो नाज़रीन आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीक। खुदा हाफिज। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.